हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम इग्नू सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MCO 1। इसके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, इसका पार्ट नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है हमारा संगठन ढांचा और प्रभाविता मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस। इसका पहला क्वेश्चन है, संगठन ढांचा क्या होता है? संगठन ढांचे के महत्व का विवेचन कीजिए। तो संगठन क्या होता है ये तो हमने पहले 2 चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि संगठन ढांचा क्या होता है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो नियत कार्यों, रिपोर्टिंग और प्राधिकार संबंधों की प्रणाली को संगठन संरचना कहा जाता है। तो जो भी किसी संगठन में कार्य होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कार्य होते हैं रूटीन के, वो फिर कार्य को करने के बाद उनकी रिपोर्टिंग होती है। जो जूनियर लेवल है वो सीनियर लेवल को रिपोर्ट करता है। और प्राधिकार, क्योंकि अगर किसी से कोई काम कराना होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को सौंपी जाती है तो साथ में थोड़े से अधिकार भी सौंपे जाते हैं। उनके संबंधों की प्रणाली को संगठन संरचना कहा जाता है। संरचना संगठन के क्रियाकलापों के रूप और कार्यों को निश्चित करती है। तो जो ये ढांचा है ना संगठन का, वो ये निश्चित करता है कि संगठन के में क्या क्या कार्यकलाप होंगे, क्या क्या उनके रूप होंगे और क्या क्या उनसे कार्य करवाया जाएगा, तथा संगठन के भागों के बीच समन्वय स्थापित करती है। तो जो संगठन के जितने भी पार्ट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करती है। कौन? संगठन संरचना मीन्स संगठन ढांचा। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा है कि नियत कार्यों, रिपोर्टिंग और प्राधिकार प्रबंधों की प्रणाली को संगठन संरचना कहा जाता है। संरचना संगठन के क्रियाकलापों के रूप और कार्यों को निश्चित करती है तथा संगठन के भागों में समन्वय स्थापित करती है। संगठन संरचना के लिए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन के विभिन्न कार्यों तथा आवश्यक प्रक्रियाओं की पहचान होनी जरूरी है। अगर हमें संगठन की संरचना करनी है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे संगठन के क्या क्या लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के जो विभिन्न कार्य हैं और उनके लिए जो आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी होती है। उसे उत्पाद का अपेक्षित स्तर प्राप्त करने के लिए विभाजित कार्यों को संयोजित और समन्वित भी करना चाहिए। तो उत्पाद का अपेक्षित स्तर क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाई जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है तो संगठन की संरचना, संगठन स्थापित किया जाता है। तो उसका कुछ स्तर होता है कि हमें उत्पाद का कितना स्तर प्राप्त करना है। तो उसके लिए विभाजित जो भी कार्य हैं, क्योंकि कोई भी उत्पाद का स्तर प्राप्त करना है तो कार्यों को विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, सीनियर लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लो लेवल होता है, उनमें कार्यों को विभाजित किया जाता है और उसको संयोजित करना और समन्वित करना भी संगठन संरचना का एक कार्य होता है। संगठन संरचना का डिज़ाइन निम्नलिखित रूपों में महत्वपूर्ण है। तो संगठन संरचना का, जैसे हम कोई फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसका कोई डिज़ाइन होना चाहिए, तो इसी तरह संगठन संरचना का भी डिज़ाइन होता है और इसमें निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो रणनीति, स्ट्रैटेजी। कोई भी काम करते हैं तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। तो संगठन संरचना का डिज़ाइन भी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया जाता है। रणनीति के संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक योजना और कार्यवाही होती हैं कि जो भी हमारे संगठन के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या योजना होंगी, क्या क्या प्लानिंग होगी, क्या क्या कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बात होती है इसमें इम्पॉर्टेंट आकार, कि संगठन के आकार को कर्मचारियों की संख्या, आर्थिक स्थिति, बाजार स्थिति आदि अनेक तरीकों से मापा जा सकता है कि संगठन का आकार क्या है, उसमें कितने कर्मचारियों की संख्या है। कर्मचारी अगर बहुत ज़्यादा हैं तो बड़ा आकार माना जाता है इसको, और अगर कर्मचारियों की संख्या कम है तो वो छोटे आकार की होती है। इसी तरह संगठन की आर्थिक स्थिति, यानी कि इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा संगठन, और बाज़ार की स्थिति, उसमें बाज़ार में स्थिति कैसी है, कितना उसकी बनाई हुई चीज़ों की डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है। इन सब चीज़ों को तरीके से मापा जा सकता है उसके आकार के हिसाब से। तीसरी बात आती है प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्निक। तो संगठनात्मक प्रौद्योगिकी उन सूचना प्रौद्योगिकियों तथा यांत्रिक और बौद्धिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है जो निवेश को उत्पाद में रूपांतरित करते हैं। तो देखिए, संगठन में जो टेक्निक यूज़ की जाएगी वो होती है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स सूचना प्रौद्योगिकी, और यांत्रिक जो मशीन्स हैं, और बौद्धिक प्रक्रिया, क्योंकि खाली मशीनों से ही काम नहीं होता, साथ में मेंटल लेवल भी चाहिए होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो IT सेक्टर से, मशीन से और बौद्धिक स्तर से रिलेटेड होती है। तो अब इससे रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे कि जो हम निवेश कर रहे हैं संगठन में, जो हम निवेश कर रहे हैं, निवेश को किस लिए करते हैं, जिससे कि उत्पाद बन सके। ठीक है, तो जो निवेश को उत्पाद में रूपांतरित करते हैं, इससे ये मतलब इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि संगठनात्मक प्रौद्योगिकी उन सूचना प्रौद्योगिकियों तथा यंत्र और बौद्धिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है जो निवेश को उत्पाद में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो जो संगठन की टेक्नोलॉजी है वो IT सेक्टर से,
मशीन से और भौतिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है, जिससे कि हम जो निवेश कर रहे हैं उसे उत्पाद में रूपांतरित किया जा सके। छोटे संगठनों में संरचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है, तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसकी संरचना उनके टेक्निक पर निर्भर करती है, और बड़े संगठनों में जटिल क्रियाकलाप का समन्वय करने की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है। अब बड़े बड़े संगठन होंगे तो जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटीज़ है, वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो उसमें समन्वय करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया उसकी टेक्निक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं संगठनात्मक परिवेश, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। संगठनात्मक परिवेश संगठन के बाह्य तत्वों और प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। तो आंतरिक बात तो हमने पढ़ ली, लेकिन जो आसपास का वातावरण होता है ना, उसे संगठनात्मक परिवेश कहते हैं। तो ये बाह्य तत्वों से और प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, जो संगठन की सीमाओं से बाहर है। संगठन के आंतरिक सीमाओं से जो बाहर होती हैं वो संगठनात्मक परिवेश होता है। इसमें क्या क्या सम्मिलित हैं, जैसे कि बाहर के लोग, अन्य संगठन और राजनीतिक दल वगैरह। सामान्य परिवेश में उन आयामों और कारकों के व्यापक समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न कारकों सहित संगठन कार्य करता है। तो जैसे सामान्य परिवेश में उन आयामों और कारकों को व्यापक समूह में सम्मिलित किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न कारक सहित संगठन कार्य करता है। वो कार्य कौन से हैं? राजनीतिक विधिक कि राजनीतिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्य कैसे हैं, उनके कारक कैसे हैं। ठीक है, तो सामान्य परिवेश में अगर जनरल एनवायरनमेंट की बात करें तो उन आयामों और कारकों में व्यापक समूह सम्मिलित होते हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न कारक संगठन कार्य करते हैं। ठीक है, वो कारक कौन से हैं? पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल। निहित कार्य परिवेश में कार्यवाही के आधार पर संगठन को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संगठन समूह और व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो नियत परिवेश, कार्य परिवेश जो रूटीन के कार्य परिवेश हैं, उसमें कार्यवाही के आधार पर अगर हम देखा जाए तो संगठन को क्या क्या प्रभावित करते हैं, वो करते हैं विशिष्ट संगठन समूह और व्यक्ति। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, एक क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन था हमारा संगठन ढांचा क्या होता है। संगठन ढांचे के महत्व का विवेचन कीजिए। तो जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, संगठन का, तो वो होता है संगठन ढांचा, और उसके महत्व क्या है, महत्व हमने पढ़ लिए। महत्व में था इसके सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दूसरा था इसका आकार, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा संगठनात्मक परिवेश। और उसमें क्या क्या चीज़ शामिल थी, उसमें थे राजनीतिक विधिक, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगठन ढांचे के घटक कौन कौन से हैं, उनके संबंध में विवेचन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने में वे किस प्रकार मदद करते हैं। तो संगठन ढांचा तो हमने अभी पढ़ा है। अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना, हमें वो पढ़ने होंगे, और इसके बारे में हमें बताना होगा कि संगठन को अगर ढंग से हमें चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो ये जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं संगठन ढांचे के, वो किस तरह मदद करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।